एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और अकाउंटेंसी में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल इशू एंड फॉरफीचर, अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर पर अभी तक मैंने 25 यानी 25 वीडियो बना चुका हूँ। इस चैप्टर पे हमने 25 वीडियो अभी तक हम बना चुके हैं। आज ये जो वीडियो है वो 26 नंबर का वीडियो है, और इस वीडियो में हम शेयर्स कैपिटल के जिस टॉपिक को देखेंगे वो टॉपिक है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। पिछला वीडियो जो 25 नंबर का वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पर है, अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, और ये भी इसी टॉपिक पर है। आपके एनसीईआरटी बुक से जो पार्ट 2 की बुक है कंपनी लेखे एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कंपनी अकाउंट से पेज नंबर 72 में आप ये जो 19 नंबर का सवाल है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे हरण एवं पुनर्निर्गमन से। तो आइए हम सवाल चालू करते हैं। तो देखिएगा, अल्फा लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 4 लाख समता अंशों के लिए निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए। अल्फा लिमिटेड है, क्या कर रही है? 4 लाख समता अंश निर्गमित कर रही है, और एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य 10 रुपये है और इसी पर ही निर्गमन किया जा रहा है, सम मूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है। अल्फा लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 4 लाख समता अंशों के लिए निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पर 5 रुपये, आवंटन पर दे 3 रुपये, प्रथम और अंतिम मांग पर दे 2 रुपये। 3 किस्त बनाए गए हैं: आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम याचना। आवेदन पर 5 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये और प्रथम और अंतिम याचना पर 2 रुपये। 5, 3, 2, 10 रुपये हो जाता है। अब आगे सवाल बताता है कि 5 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 4 लाख निर्गमित कर रही है कंपनी, 4 लाख अंशों को ही निर्गमित कर रही है। 5 लाख आवेदन आ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिअभिदान। ठीक है, अधिअभिदान हो गया। यह निर्णय लिया गया, निर्देशक मंडल ने यह निर्णय लिया। पहला देखिएगा आप, पहला बोल रहा है 20,000 अंशों के आवेदकों को आवंटन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस 5 लाख में से 20 लाख आवेदन को लिया जाएगा और उनको अस्वीकार कर दिया गया। 5 लाख में से पहले 20,000 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, इनकी राशि वापस कर देंगे। फिर दूसरा बोलता है इस 5 लाख में आवेदन में से 80,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आवंटन किया जाएगा। ठीक है, पहला 20,000, इसमें से 20,000 आवेदकों को अस्वीकार करने की राशि भेज दी गई। फिर उसके बाद इसी में से 80,000 आवेदकों को पूर्ण आवंटन, पूरा 80,000 मांगे, 80,000 दे दिया गया, पूर्ण आवंटन किया गया। फिर लिखता है शेष बचे अंशों को अन्य आवेदकों के बीच अनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाएगा। यानी अब जितने आवेदन बच जाएंगे उनको अनुपातिक आधार पर जो शेष बचे हुए अंश है अनुपातिक आधार पर दे दिया जाएगा। फिर लिखता है अधिक आवेदन राशि को आवंटन राशि के भुगतान में उपयोग किया जाएगा। यानी आवेदन पर, क्योंकि अनुपातिक में है, अनुपातिक में भी आवंटन हो रहा है। आप देखेंगे पूर्ण आवंटन भी है, कुछ को अस्वीकार कर रहे हैं, कुछ को पूर्ण आवंटन है, मतलब जितना मांगे थे पूरा दिया गया, और कुछ को अनुपातिक में है। तो अनुपातिक में है, यहाँ पास अनुपातिक जब होता है तो क्या होता है कि अधिक आवेदन राशि प्राप्त हो जाती है। तो उस अधिक आवेदन राशि को क्या किया जाएगा? आवंटन राशि के साथ
आवंटन राशि के भुगतान में उपयोग किया जाएगा। हम देखेंगे इसको आगे कैलकुलेशन में। फिर लिखा है एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया, एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर, ये तीसरे वाले में अनुपातिक आधार पर उसको आवंटन किया गया, जिसने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया। उस आवेदक ने क्या किया? आवंटन और मांग का भुगतान नहीं किया, ठीक है, और उसके 400 अंशों का हरण कर लिया गया। बता रहा है यहाँ पर कि उसको 400 अंश आवंटित किए गए थे और उसके 400 अंशों क्या किया गया? हरण कर लिया गया। इन अंशों का पुनः निर्गमन 9 रुपए प्रति अंश पर, ये जो 400 अंश हरण किए गए थे इनको क्या किया? पुनः निर्गमन किया गया। कितने में? 9 रुपए प्रति, जबकि इनका अंकित मूल्य 10 रुपए, एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपए है, मगर इसको जब पुनर्निर्गमन किया गया तो 9 रुपए, यानी 1 रुपए छूट देकर, बट्टा देकर कंपनी 1 रुपए हानि सह रही है। 9 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। रोजना मचा प्रविष्टियां को दर्शाएं और उपरोक्त का अभिलेख करने के लिए रोकड़ पुस्तक तैयार करें। हमको यहाँ पर रोजाना मंचा प्रविष्टि करने बोल रहा है और रोकड़ पुस्तक बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये सवाल हमारा जो है आप देखेंगे, हरण का ये सवाल है। हरण के सवाल में अभी तक हम जो सवाल बना रहे थे उसमें पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा था और चिट्ठा भी हमने इसका बनाया है, मगर हमने रोकड़ पुस्तक का एक भी प्रविष्टि नहीं देखा। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ, क्योंकि इस सवाल में रोकड़ पुस्तक बनाने को दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 4 लाख अंशों को निर्गमन किया जा रहा है। अंकित मूल्य 10 रुपए, 4 लाख अंशों के लिए निर्गमन किया जा रहा है, अंकित मूल्य 10 रुपए। सम मूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है, मतलब जितना अंकित मूल्य रखा गया उसी पर निर्गमन किया जा रहा है। अब ये 10 रुपए किस तरह मंगाया जा रहा है? आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और प्रथम व अंतिम याचना पर 2 रुपए। तो 3 ही किस्त बना गए हैं, आवेदन, आवंटन, प्रथम व अंतिम याचना। तो तीनों मिलाकर 10 रुपए हो जाता है, ठीक है। 4 लाख अंशों को निर्गमित किया गया है। इतने के लिए कंपनी आमंत्रण कर रही लोगों को कि आप आवेदन कीजिए। अंकित मूल्य 10 रुपए, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और प्रथम और अंतिम याचना पर 2 रुपए। अब सवाल क्या कहता है आगे? 5 लाख अंशों के लिए आवेदन आ गया। कंपनी 4 लाख निर्गमन करना चाह रही है, मगर 5 लाख अंशों के लिए आवेदन आ गया, ठीक है। 5 लाख अंशों के आवेदन आ गए। अब निदेशन मंडल क्या करते हैं इसके लिए? इस 5 लाख में से 20,000 आवेदकों को अस्वीकार कर दे रही है, अस्वीकार करके इनकी राशि वापस कर देगी। इस 5 लाख में से पहले 20,000 आवेदकों को अस्वीकार करके इनकी राशि वापस कर दे रही है। फिर इस 5 लाख में से 80,000 आवेदकों को पूर्ण आवंटन मतलब कि इन्होंने 80,000 के लिए आवेदन किया, इनको 80,000 आवंटन कर दिया गया, इनको 80,000 अंश दे दिया गया। फिर आगे सवाल बोलता है कि बाकी के जो शेष बच जाते हैं, आप देखेंगे 5 लाख में से ये 20,000 आवेदन वापस कर दिए गए, 80,000 को पूर्ण आवंटन कर दिया गया। तो इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो 1 लाख होता है। 5 लाख में से 1 लाख का निपटारा हो गया। अब कितने आवेदन बच गए? आवेदक जो है आपके 4 लाख बच गए। आवेदक
4 लाख बच गए। ठीक है, ये आवेदक है, मगर अंश कितना अब बाकी है आवंटन करने के लिए? तो आप देखेंगे कंपनी 4 लाख निर्गमन कर रही है, 4 लाख निर्गमन करेगी, इतना ही आवंटन कर सकती है। उसमें से क्या किया इसने? पूर्ण आवंटन में 80,000 दे दिया, मतलब 80,000 आवेदक के लिए इसने 80,000 आवंटित कर दिया है। तो अब आवंटन करने के लिए और कितना है? 3,20,000, मतलब 4 लाख आवेदक बच गए और आवंटन करने के लिए 3,20,000। ठीक है, तो ये 4 लाख आवेदकों को 3,20,000 अनुपातिक पे दे दिया जाएगा। सवाल यही कर रहा है कि शेष जो आवेदक बच जाते हैं उनको अनुपातिक में शेष अंश जो आवंटित करने के लिए वो दे दिए जाएंगे। मतलब 4 लाख के एवज में 3,20,000 अंश दे दिए जाएंगे अनुपातिक। आप जब इसको काटेंगे तो यहाँ पास बनेगा 40 के बदले 32, मतलब जो 40 मांगेगा उसको 32 दिया। और इसको हम छोटा कर सकते हैं, 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, मतलब 5 के बदले 4। यदि कोई 5 मांगेगा तो उसको 4 दे दिया जाएगा। ये अनुपातिक है, प्रोटा बेसिस। ठीक है, तो हमने सवाल को देखा। 4 लाख निर्गमित कर रही कंपनी, अंकित मूल्य 10 रुपए, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम याचना पर 2 रुपए। 5 लाख के लिए आवेदन आ गया। इस 5 लाख में से 20,000 आवेदकों को अस्वीकार कर रही, इनकी राशि वापस कर देगी। इस 5 लाख में से 80,000 आवेदकों को पूर्ण आवंटन मतलब 80,000 अंश आवंटित कर देगी। ठीक है, तो अब इस आवेदन में से कितने और आवेदक बच गए? 4 लाख आवेदक बच गए। और अंश कितने बच गए आवंटन करने के लिए? तो 80,000 देने के पश्चात 3,20,000 अंश बच गए आवंटन करने के लिए। तो 4 लाख आवेदकों को 3,20,000 आवेदन आवंटित कर दिए, अंश आवंटित कर दिए जाएंगे अनुपातिक के आधार पर। ठीक है, और सवाल कहता है कि इनका जो आधिक्य राशि होगा, क्योंकि आप देखेंगे 4 लाख, इनको 4 लाख, इन्होंने आवेदन 4 लाख किया तो इनको 4 लाख देना चाहिए था, मगर 4 लाख तो अंश है ही नहीं देने के लिए। तो इन्होंने 4 लाख के आवेदन किया था, 5 रुपए के हिसाब से इन्होंने दिया 20 लाख रुपए, और जबकि इनको 3,20,000 ही आवंटित किया गया, 5 रुपए के हिसाब से होता है 16 लाख रुपए। तो इनसे 16 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए था, 20 लाख रुपए आ गया, तो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा, 4 लाख रुपए इनका अधिक है। ये 4 लाख क्या किया जाएगा? आवंटन में इसको समायोजित किया जाएगा। हम देखेंगे सवाल में इसको आवंटन में समायोजित किया जाएगा। तो हमने यहाँ तक देखा अनुपातिक तक। उसके बाद आगे बोलता है कि एक आवेदक ठीक ना, एक आवेदक जिसको क्या किया गया था? 400 अंश आवंटित किए गए थे। एक आवेदक जिसको 400 अंश आवंटित किए गए थे, एक आवेदक जिसको 400 अंश आवंटित किए गए थे, इसने क्या किया? इसने आवंटन एवं प्रथम और अंतिम याचना, इसने आवंटन और प्रथम और अंतिम याचना का राशि नहीं दिया। अवशिष्ट याचना कहाँ पास? आवंटन में और प्रथम और अंतिम याचना में अवशिष्ट याचना आ रहा है। इसने राशि नहीं दिया, इसके अंशों को हरण कर लिया जाएगा। जब ये राशि नहीं देगा, क्योंकि इससे अंतिम तक कंपनी, क्योंकि 3 ही याचना यहाँ पास बना रही है, 3 ही किस्त बना रही है प्रथम याचना तक, तो इससे अंतिम तक प्रथम याचना तक इससे राशि मांगी गई। प्रथम याचना के पश्चात इसके अंशों को क्या किया गया? हरण कर लिया गया। हरण करने के पश्चात फिर से इसको पुनः जो हरण किए गए थे उसके पूरे के पूरे अंशों को, 400 अंशों को हरण किया गया। इन पूरे के पूरे अंशों को पुनर्निर्गमन कर दिया गया। कितने में पुनर्निर्गमन किया गया? 9 रुपए प्रति में पुनर्निर्गमित कर दिया गया। हमको सवाल पंजी प्रविष्टि एवं रोकड़ पुस्तक बनाने को बोल रहा है। रोकड़ पुस्तक मतलब कि रोकड़ बही हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पास पंजी प्रविष्टि और रोकड़ बही बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पास रोकड़ पुस्तक बनाने को बोल रहा है। तो हमने पढ़ा था रोकड़ पुस्तक जब भी सवाल हमको बनाने के लिए बोलेगा तो फिर हमको क्या करना होगा? पंजी प्रविष्टि में जब भी आपको सवाल रोकड़ पुस्तक बनाने बोलेगा तो पंजी प्रविष्टि में आपको रोकड़ की प्रविष्टि नहीं करनी होगी। पंजी प्रविष्टि में हम यहाँ पास देखेंगे कि पंजी प्रविष्टि में हम रोकड़ का जितना भी प्रविष्टि है वो नहीं करेंगे, उसको सीधे सीधे रोकड़ की जितनी भी प्रविष्टियां हैं उसको हम सीधे सीधे रोकड़ पुस्तक से करेंगे। इसका वीडियो मैंने
रोकड़ पुस्तक भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि आप रोकड़ पुस्तक पे ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से जाकर देख सकते हैं रोकड़ पुस्तक की। वहाँ पर उसके थियोरटिकल को भी मैंने समझाया है। तो सवाल जब भी आपको रोकड़ पुस्तक बनाने का बोलेगा तो आपको रोकड़ की जितनी भी प्रविष्टियां हैं वो पंजी प्रविष्टि में न करके सीधे सीधे उसको रोकड़ पुस्तक में हम करेंगे। तो ये हमारा सवाल था, इसको हमने थोड़ा सा रिकॉल किया। आप सवाल को याद रखने की कोशिश कीजिए, याद रखने के पश्चात हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो जब भी आप सवाल पढ़ें तो उसको याद, पहले उसको अपने दिमाग में बैठाइए। तो ये हमारा सवाल था, आपने सवाल को देखा, ठीक है। अब इसके आधार पर हम हल करेंगे। तो हमको सवाल क्या क्या बनाने बोल रहा है, हमको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है, और दूसरा चीज सवाल हमको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है, दूसरा रोकड़ पुस्तक बनाने की बोल रहा है। तो हम इसको पंजी प्रविष्टि करेंगे और ये रोकड़ पुस्तक बनाएंगे, ठीक है। पंजी प्रविष्टि करेंगे और रोकड़ पुस्तक बनाएंगे, ठीक ना। तो आप देखेंगे पंजी प्रविष्टि में आपको रोकड़ की एक भी प्रविष्टि नहीं करनी है। आपको रोकड़ की प्रविष्टि कहाँ पास करना, सीधे सीधे पंजी प्रविष्टि आप जब बनाएंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। तब हम सवाल को हल करते हैं, चालू करते हैं सवाल को। तो पहला हमारा आता है आवेदन। तो आवेदन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप। सवाल में क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर आ रहा है, मतलब अधि अभिदान आ रहा है। अधि अभिदान मतलब कि 5 लाख के लिए क्या हो गए, आवेदन आ गए, जबकि 4 लाख की कंपनी निर्गमित कर रही है, 5 लाख के लिए आवेदन आ गए, ज्यादा आवेदन आ गए, अधि अभिदान। तो जब अधि अभिदान होता है तो जब हम आवेदन की प्रविष्टि करते हैं तो पहले बैंक वाला प्रविष्टि मतलब राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि करते हैं और पूरे जितना हमको आवेदन प्राप्त है पूरे से राशि प्राप्त करके दिखाते हैं। मगर यहाँ पर हमको रोकड़ पुस्तक बनाना तो इसलिए राशि प्राप्त करने वाली पहली जो राशि प्राप्त करने प्रविष्टि थी वो हम यहाँ पास नहीं करेंगे। हम राशि प्राप्त करने वाली प्रविष्टि कहाँ पास करेंगे, सीधे रोकड़ पुस्तक से करेंगे। तो आप पहली प्रविष्टि देखिएगा, थोड़ा सा मैंने इसका रब भी करके रखा हुआ है, यानी कि हम यदि सवाल में हमको रोकड़ पुस्तक नहीं करने बोलता तो हम क्या करते, पहले इस तरह बैंक वाली प्रविष्टि करते हैं राशि प्राप्त करने की, फिर उसके बाद पूंजी में हस्तांतरित करने की, ठीक है। इस तरह बैंक खाता डेबिट और समता अंश आवेदन खाता से 5 लाख आवेदन पर 5 रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए हम प्राप्त कर लेते। मगर यहाँ पास क्या है कि यहाँ बस हमको रोकड़ पुस्तक नहीं बनाने को बोला है, तो हमको क्या करना होगा, हमको बैंक वाली प्रविष्टि नहीं करनी होगी। हम बैंक वाली प्रविष्टि कहाँ पास करेंगे, सीधे हम यहाँ पास ये रोकड़ बही से करेंगे। तो आप देखेंगे पहला प्रविष्टि जो बैंक वाली मैंने उसको रोकड़ से किया है, तो रोकड़ बही हम चालू करेंगे। रोकड़ बही बैंक कलम, रोकड़ बही क्योंकि हमको सवाल में रोकड़ बही बनाने बोला है, रोकड़ बही बैंक कलम। तो आप देखेंगे तो आप प्रविष्टि कैसे करते हैं, यदि आपको पंजी प्रविष्टि में रोकड़ पुस्तक नहीं बनाने बोलता तो आप पंजी प्रविष्टि किस तरह करते हैं, बैंक खाता डेबिट पैसा प्राप्त करते हैं और आवेदन यहाँ पास आवेदन को क्रेडिट कर देते हैं, बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से। तो ये प्रविष्टि तो हमको नहीं करनी है क्योंकि सवाल में हमको रोकड़ पुस्तक बनाने बोला, तो हम ये प्रविष्टि नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, बैंक को आपने डेबिट किया है तो आप क्या करेंगे, बैंक कॉलम के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता से, जो क्रेडिट किया था उसको यहाँ पर लिख देंगे समता अंश आवेदन खाता से 25 लाख रुपए। 5 लाख आवेदन पर 5 रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए पूरा दिखाएंगे क्योंकि राशि प्राप्त हुई 25 लाख रुपए, ठीक है। तो ये राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हो गई। अब उसके बाद हम पंजी प्रविष्टि में चलते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, पंजी प्रविष्टि में जो पूंजी हस्तांतरण की प्रविष्टि है, आवेदन की राशि जो पूंजी में हस्तांतरित करेगी उसकी प्रविष्टि हमको देखना होगा। तो पहले ये राशि प्राप्त करने का था सीधे रोकड़ पुस्तक में, और उसके बाद हम पंजी प्रविष्टि में आएंगे जो पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि है। तो देखिएगा, ठीक ना, डेबिट करके हमने आवेदन को चालू किया तो आप क्रेडिट करके उसको क्लोज कर देंगे। समता अंश आवेदन खाता नाम डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। यहाँ पास पंजी प्रविष्टि में केवल दे वाली प्रविष्टि है, देखिएगा दे, यहाँ पास आवेदन का आवंटन का दे और प्रथम याचना का दे वाली प्रविष्टि हम करेंगे। इसकी प्राप्त वाली जो भी प्रविष्टि होगी वो सीधे रोकड़ से, ठीक है। तो समता अंश आवेदन खाता नाम और समता अंश पूंजी खाता से, ठीक है। वहां पास आपने देखा 25 लाख रुपए प्राप्त किया, मगर यहाँ पास हम कितना देख रहे हैं, 20 लाख रुपए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम निर्गमन कितना कर सकते हैं, 4 लाख ही निर्गमन कर सकते हैं 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 5 रुपए के हिसाब से पूंजी में कितनी जाएगी, जो अंकित मूल्य की है, जितना हम निर्गमन कर सकते हैं अंकित मूल्य से उतना ही दिखाएंगे हम। तो 4 लाख हम निर्गमन कर सकते हैं, कंपनी 4 लाख ही निर्गमन
निर्गमन कर सकती है। 5 रुपए के हिसाब से 20 लाख होता है, 20 लाख में पूंजी दिखा देगी। तो आवेदन को भी हम 20 लाख से डेबिट करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 20 लाख 20 लाख। ठीक है, 4 लाख अंशों पर 5 रुपए प्रति आवेदन राशि पूंजी खाते में अंतरित। ठीक है, तो ये हमारा 2 प्रविष्टि हो गया। ये हमारा आवेदन की दोनों प्रविष्टियां हो गई। एक हम रोकड़ पुस्तक से दिखाएंगे, पंजी प्रविष्टि नहीं करेंगे, रोकड़ पुस्तक से दिखाएंगे। राशि प्राप्त करने का बैंक खाता डेबिट हुआ था तो बैंक खाते के डेबिट साइड जाएंगे और लिख देंगे समता अंश आवेदन खाता से 25 लाख रुपए। अब पूंजी खाते में हस्तांतरण की प्रविष्टि पंजी प्रविष्टि में करनी होगी, तो हमने यहाँ पास पंजी प्रविष्टि की। अब हम आते हैं आवंटन पर। ठीक है, तो आवंटन में भी वैसा ही 2 प्रविष्टियां होती हैं। पहले पूंजी खाते में अंतरित की हस्तांतरित की प्रविष्टि, देय की प्रविष्टि करते हैं, फिर उसके बाद रोकड़ प्राप्त करने की प्रविष्टि करते हैं। तो पहले हम पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रोकड़ पुस्तक में जाकर देखेंगे इसकी प्रविष्टि को। ठीक है, तो आप देखिएगा, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन को डेबिट करके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 4 लाख अंशों को निर्गमित कर रही कंपनी, 3 रुपए आवंटन 3 रुपए का है। 3 रुपए के हिसाब से देखेंगे आप 5 3 2, तो आवंटन हमारा 3 रुपए का है। 3 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए होता है। कंपनी बताइए कि समय आ गया, 12 लाख रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पास क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अधिअभिदान है, ज्यादा पैसा मिला है, और अनुपातिक आवंटन भी है। मतलब कि कुछ को वापस कर रहे हैं और कुछ को क्या कर रहे हैं, अनुपातिक में दे रहे हैं। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि आपने इतना मांगा, ठीक है, इसके बदले में इतना दे दिया जाएगा। यानी कि 4 लाख आपने मांगा, उसके बदले में 320 आपको दिया गया। तो 4 लाख पे उन्होंने पैसा भेजा, ज्यादा पैसा भेज दिया, तो क्या अनुपातिक है। तो यहाँ पास जब अनुपातिक मैंने लगता है, जब राशि अधिक होती है और उसका समायोजन करना है, तो हमको एक चीज बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एनालाइसिस टेबल, मतलब कि विश्लेषण सारणी। तो थोड़ा सा विश्लेषण सारणी को भी हम देख लेते हैं। विश्लेषण सारणी देख लेंगे तो हमको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो विश्लेषण सारणी थोड़ा सा हम देखते हैं। ये देखिए, विश्लेषण सारणी इसका मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये एनालाइसिस टेबल है, विश्लेषण सारणी। इसका ये फॉर्मेट है, क्रमांक, निर्गमन, आवेदन, आवंटन, आवेदन राशि प्राप्त, दे राशि, कितनी राशि दे थी, आधिक्य क्या हो गया, और समायोजन। मतलब कि इशू कितना किया, निर्गमन, कंपनी ने निर्गमन कितना किया, 4 लाख। अब लोगों ने आवेदन कितना कर दिया, एप्लीकेशन कितना कर दिया, उनको आवंटन कितना किया गया, लॉट आवेदन किया, ठीक है, उनको लॉट कितना किया गया, आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त हुई, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना प्राप्त करना चाहिए था, जितना आवंटन किया उसी के हिसाब से पैसा प्राप्त होना चाहिए था, अमाउंट ड्यू, आधिक्य कितना हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा हो गया तो ज्यादा प्राप्त हुआ होगा, तो आधिक्य कितना हो गया, एक्सेस एंड सरप्लस, और उसको समायोजन यानी एडजस्टमेंट क्या किया जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है, तो इस तरह फॉर्मेट आपको बनाना होगा, ठीक ना। अब फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा, निर्गमन 4 लाख ही निर्गमन कर सकती है कंपनी, 4 लाख वो निर्गमन कर रही है, आवंटन भी इतना ही कर सकती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आवेदन मैंने इसको क्या है कि क्रमांक में बांट दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास आप देखेंगे सवाल, तो सवाल में आपको दिया है, कुछ को क्या किया गया, वापस किया गया, कुछ को पूर्ण आवंटन किया गया, कुछ को अनुपातिक किया गया। तो इसलिए मैंने इसको 3 सीरियल में बांट दिया है, ठीक है। आप सीरियल में बांटेंगे तभी क्या हुआ कि हम इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला देखिएगा 20,000, जैसे सवाल में दिया था वैसे ही मैंने इसको सीरियल में बांटा है। पहले 20,000 आवेदनों को क्या किया गया, कुछ भी आवंटित नहीं किया। कंपनी क्या कर रही है, इनको अस्वीकार कर रही है, निर्देशक मंडल इनको अस्वीकार कर रहे हैं और इनकी राशि वापस करेंगे। तो पहले 20,000 आवेदकों को कुछ भी आवंटित मतलब कुछ भी नहीं दिया गया, तो नहीं दिया, ठीक है। अब इनसे आवेदन की राशि तो प्राप्त हुई, क्योंकि इन्होंने आवेदन किया तो उसके साथ अमाउंट भेजा होगा। कितना अमाउंट भेज दिया, 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए भेज दिया। इन पर राशि कितना होना चाहिए था, जब इनको कुछ भी दिया ही नहीं गया तो इन पर राशि हमको प्राप्त करना ही नहीं चाहिए था। तो आधिक्य कितना हो गया, 1 लाख रुपए इनका आधिक्य हो गया। क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। हम वापस की प्रविष्टि देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा 80,000 पूर्ण आवंटन। अब देखेंगे इसको दूसरा कैटेगरी में, ठीक है। 5 लाख में से 5 लाख आवेदन में से ये दूसरा, ठीक ना। 80,000 आवेदन, इनको क्या किया गया, ये 80,000 आवेदन किए, ठीक है। इनको आवंटन 80,000 कर दिया, ठीक है। आपने 80,000 मांगा, 80,000 आपको दिया गया।
अब 80,000 पे 5 रुपए के हिसाब से होता है इनका 4 लाख रुपए। इनको आवंटन 80,000 किया गया तो 5 रुपए के हिसाब से होता है 4 लाख रुपए। 4 लाख इनसे प्राप्त हुआ और इनका 4 लाख होता भी है। इनका कुछ अधिक के हुआ का? कुछ भी अधिक नहीं हुआ, जितना प्राप्त करना चाहिए था उतना ही प्राप्त हुआ, इनका कुछ भी अधिक के नहीं हुआ। फिर अब हम तीसरे में आते हैं। 5 लाख आवेदन में से 4 लाख, शेष 4 लाख बच गए। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ के तो 5 लाख में से 1 लाख निकल गया, बचा 4 लाख। इन 4 लाख आवेदकों को क्या किया गया? इन 4 लाख आवेदकों को बाकी का शेष जो अंश बच गया है, 4 लाख में से 80,000 को तो दे दिया गया, 80,000 आवंटित कर दिया गया, 4 लाख में से 80 निकला तो 3,20,000 अंश बचे हुए हैं। इन बचे हुए 3,20,000 अंशों को इस 4 लाख आवेदकों को दे दिया गया। इन्होंने मांगा 4 लाख था मगर इनको दिया गया 3,20,000 अनुपातिक में। ठीक है, अब इनसे राशि कितनी प्राप्त की गई? 5 रुपए के हिसाब से इनसे राशि प्राप्त की गई 20 लाख रुपए। इनसे राशि कितना प्राप्त होना चाहिए था? 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इनको 3,20,000 दिया है तो 16 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए था। अधिक कितना हो गया? 4 लाख रुपए अधिक हो गया। क्या किया जाएगा? इसको आवंटन पर समायोजित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये 4 लाख को आवंटन पर समायोजित करना है और इसका जो ये जो वापस किए हैं इसके 1 लाख को क्या किया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे, ठीक ना, आवेदन 5 लाख के, आवंटन 4 लाख ही होगा। पूरा कुल राशि मिलाकर 25 लाख प्राप्त हुआ, जो आपने वहां पर देखा था 25 लाख प्राप्ति का। ये 25 लाख पूरा प्राप्त हुआ आवेदन पर, ठीक ना। 25 लाख में से प्राप्त कितना होना चाहिए था? हमने उनको आवंटित कितना किया है? हमने उनको आवंटित 4 लाख ही आवेदन किया, अंश किया है, तो 5 रुपए के हिसाब से होता है 20 लाख रुपए। प्राप्त हो गया 25 लाख, होना चाहिए 20 लाख प्राप्त। 5 लाख अधिक क्यों हो रहा है? क्या किया जाएगा? 4 लाख तो समायोजित किया जाएगा, 1 लाख को वापस कर दिया जाएगा। तो ये पूरा इसका क्या था? कैलकुलेशन था। हमने इस चार्ट के माध्यम से समझा, एनालाइज टेबल के माध्यम से समझा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 लाख को हमको क्या करना है? एडजस्ट करना है और 1 लाख को वापस करना है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रविष्टि को देखते हैं। हमने यहाँ पास इसके प्रविष्टि को देखा। किसके प्रविष्टि को देखा? अभी हमने आवंटन का हमने देखा। आवंटन का जो पहले प्राप्य करने की प्रविष्टि, मतलब कंपनी बताएगी समय आ गया पैसा प्राप्त, क्योंकि कंपनी को अभी मालूम नहीं है कि अभी तो पहले क्या करती है, पहले वो पैसा मांगती है कि लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। फिर उसके बाद जो भी समायोजन करना है वो जब रिसीव करती है तब उसको समायोजित करती है। तो पहले पूंजी को बनाएगी, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। ठीक है, 4 लाख अंशों पर 3 रुपए प्रति आवंटन राशि प्राप्त नहीं प्राप्य। ठीक है, आवंटन राशि प्राप्त मतलब समय आ गया। अब इस राशि को प्राप्त करेगी तो देखेंगे आप प्राप्त करने की प्रविष्टि, ठीक ना। जैसे प्राप्त करेगी तो बैंक खाता डेबिट और समता अंश आवंटन खाता से। ठीक है, यदि हम इसको देखें, ठीक है, तो आप देखिए जब राशि का प्राप्त करेंगे आवंटन की तो क्या होगा? बैंक खाता डेबिट और समता अंश आवंटन खाता से। बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता से। ये मैंने जनरल प्रविष्टि जिस तरह होता वो मैंने करके रखा हुआ, इसको आपको नहीं करना है। हमारा मेन जो वो था वो कर रहे थे हम, ठीक ना। तो यहाँ पास आप देखिएगा थोड़ा सा हमको इसको कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं कि आखिर में इस पर राशि कितना प्राप्त होगी। तो आपने सवाल देखा, उस सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 400 अंश रखा हुआ था उसने क्या किया? आवंटन का पैसा नहीं दिया। तो अब आप देखेंगे आवंटन में 2 चीजें हो रही हैं। एक तो समायोजन हो रहा है और दूसरा चीज, एक व्यक्ति जो 400 अंश रखा हुआ है उसने क्या किया? आवंटन का पैसा नहीं दिया। तो हमको उसका दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम नहीं निकाल पाएंगे कितनी राशि प्राप्त हुई, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम आवंटन में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप देखिएगा ये हमारा आवंटन है, ठीक ना। 4 लाख अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। 3 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए। अब क्या है, सवाल में क्या बताया कि 4 लाख तो अधिक के है, 4 लाख अधिक के, जिसको समायोजित किया गया। तो कंपनी समायोजित करेगी। पहले समायोजित 4 लाख में से 12 लाख में से 4 लाख समायोजित करेगी तो कंपनी को पता चलेगा 8 लाख रुपए प्राप्त होगा। 8 लाख रुपया प्राप्त होगा, मांगेगी लोगों से। अब उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो 400 अंश रखा हुआ है, वो क्या करता है? आवंटन की राशि नहीं दे रहा है। मगर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन करने में क्या है
कि हम देखते हैं कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि समायोजन जो है वो आवंटन पर हो रहा है। समायोजन जो है वो आवंटन पर हो रहा है, और आवंटन में क्या हो रहा है, अवशिष्ट याचना भी आ जा रहा है। तो ये व्यक्ति जो 400 अंश इसको प्राप्त हुआ था, इसने क्या किया होगा, ज्यादा मांगा होगा, क्योंकि अभी हम समायोजन पूरा नहीं कर पाए, अभी तो हम समायोजन में चल रहे हैं। इसने 400 इसको आवंटित किया गया है, मगर इसने क्या किया होगा, इसने ज्यादा मांगा होगा, क्योंकि हमको सवाल में बताया हुआ है कि ये जो व्यक्ति आवेदक जो है, जिसने अनुपातिक आधार पर, आप देखेंगे सवाल को, एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया, इसको अनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया था, और जिसने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया, मतलब कि इसने अनुपातिक में मांगा था। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसने अनुपातिक में कितना मांगा था और इसको कितना दिया गया, क्योंकि इसका भी पैसा क्या हो सकता है, वो समायोजन जो 4 लाख का है उसमें कुछ पैसा इसका अधिक के हो सकता है। तो उसको पहले हमको कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद देखना होगा इससे एक्चुअल में कितना राशि प्राप्त होना चाहिए था जो इसने नहीं दिया। ठीक है, तो आइए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन, आप देखिएगा, आवेदन कितने हो गए, 5 लाख आवेदन हो गए, जबकि निर्गमन आवंटन कितना किया जा सकता है, 4 लाख ही आवंटन किया जा सकता है। इसमें से पहले 20,000 आवेदकों को क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, इसके पहले 20,000 आवेदकों को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिया, तो इनको हटाने के बाद कितने आवेदक बच जाते हैं, 4,20,000, और अंश कितने बच जाते हैं आवंटन करने के लिए, 4 लाख बच जाते हैं। अब इस 4,80,000 में से 80,000 जो दूसरे 80,000 आवेदक थे उनको पूरा अंश दिया गया, मतलब 80,000 आवेदन पर पूरे 80,000 अंश दिए गए। तो 4,80,000 जो आवेदक बचे थे उसमें से 80,000 जब दूसरा निकालते हैं तो अब हमारा 4 लाख का आवेदक बच जाते हैं, और 4 लाख जो हमारे पास आवंटन करने के लिए अंश थे, जब पूर्ण आवंटन किया गया 80,000 का, तो उसको देने के पश्चात हमारे पास 3,20,000 का ही अंश आवंटित करने के लिए बच जाता है। मतलब 4 लाख आवेदकों को 4,20,000 अंश आवंटित कर दिए जाएंगे। प्रोरटा बेसिस हमारा बनेगा 4 और 32 का, 40 और 32 का, यानी 5 और 4 का हमारा क्या बनता है, इसका अनुपात बनता है 5 के बदले 4। जब आप देखेंगे यहाँ पर काटेंगे इसको, तो ये हमारा आता है 40 और 32। इसको और छोटा करेंगे, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, यानी 5 के बदले 4। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो ये व्यक्ति जो अनुपातिक में इसको दिया गया था, इसको कितना दिया गया, 400 दिया गया। हमने यहाँ पास अनुपातिक वाले में जितना, आवंटन वाले में इसको नीचे लिख दिया 400। इसको दिया गया 400, कितना मांगा ये पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 400 को 4 से भाग देते हैं। इस 400 को 4 से भाग देंगे तो आएगा भागफल 100। अब इस 100 को क्या करेंगे, इस 5 से, ये 5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 100 जो ये 100 आया उसको 5 से गुणा कर देंगे इधर वाले से, तो 500। इसका मतलब है कि इसने 500 मांगा था, इसको 400 दिया गया। तो जब इसने 500 आवेदन किया था, तो आवेदन पर इसने कितनी राशि दी, 505 रुपए के हिसाब से आवेदन, 5 रुपए के हिसाब से इसने 2500 रुपए दी, जबकि इसको 400 ही अंश आवंटित किए गए थे, तो 5 रुपए के हिसाब से होता है 2,000 रुपए। इसने 500 रुपए ज्यादा दे दिया, 500 रुपए ज्यादा दे दिया। 500 रुपए क्या किया जाएगा, एक्सेस, उसको समायोजन किया जाएगा आवंटन पर। तो अब हम आवंटन पर पहुंच गए हैं। तो इस 400 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी 1,200 रुपए इससे इसका होता है, मगर इसने 500 रुपए तो इसका पहले से ही है एडवांस के रूप में, तो कंपनी क्या करेगी, 500 रुपए इसका एडजस्ट करेगी, पता चलेगा 700 रुपए इससे लेना है। 12 में से 500 तो एडवांस से पड़ा हुआ है, तो उसको माइनस करने के पश्चात पता चलेगा कि 700 रुपए इससे लेना है। अब इससे पैसा मांगेगी, ये व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है आवंटन के समय, कहने का अर्थ है कि ये 700 रुपए नहीं देगा। तो कंपनी को जहां पास देखेंगे आप 700 रुपए ये नहीं देगा, तो अब देखिएगा, अब मैं इसे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका 700 रुपए यहाँ पर से निकला है। तो देखिएगा, आवंटन राशि प्राप्त 4 लाख निर्गमन कर रही है, 3 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए होता है। 4 लाख इसका एडवांस में, यानी एक्सेस कितना बचा हुआ है समायोजन करने के लिए, अधिक के जो आवेदन पर आया है 4 लाख वो बचा हुआ है। एनालिसिस टेबल में हमने देखा है 4 लाख रुपए जो एडजस्टमेंट करना है। 4 लाख अधिक को हम एडजस्ट करने के पश्चात कंपनी को पता चलता है कि 8 लाख रुपए लेना है। 8 लाख में से अब 8 लाख रुपए मांगेगी, उसमें भी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो 400 अंश रखा है वो नहीं दे पा रहा है, तो इसका 500 रुपए तो इसमें जुड़ा हुआ है, 500 रुपए इसमें, ये 500 रुपए इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि इससे 700 रुपए ही लेना है, तो 700 रुपए नहीं देगा। तो 8 लाख में 700 रुपए नहीं प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा आवंटन के समय, 7,99,300 रुपए।
7,99,300 रुपीज प्राप्त होगा, रिसीव्ड होगा आवंटन के समय। तो हम अपने बैंक से इतना ही दिखाएंगे, ये रिसीव्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन किया आवंटन पर प्राप्त राशि। अब हम इसकी प्रविष्टि को देखते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रविष्टि को आप देखिएगा। तो हमने इसका पूंजी वाला यानी कि दे वाली प्रविष्टि हमने देख ली। अब हम प्राप्त की प्रविष्टि देख रहे हैं, देखिएगा आप। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे समता अंश आवंटन खाता से 7,99,300 रुपए। पंजी प्रविष्टि हम जैसे कर रहे थे, पंजी प्रविष्टि हमारा क्या होता है, बैंक खाता डेबिट, पैसा आता, बैंक खाता डेबिट और समता अंश आवंटन खाता से। तो बैंक के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे समता अंश आवंटन खाता से 7,99,300। भी हमने कैलकुलेशन निकाला है। ठीक है, ये हमारा आवंटन का हो गया। इसमें क्या था कि एक चीज की राशि वापस भी कर रहे हैं, 20,000 आवेदकों की राशि वापस भी कर रहे हैं, तो उसकी भी हमको प्रविष्टि देखनी होगी। जब पैसा प्राप्त करते हैं तो बैंक खाता डेबिट, और जब पैसा देते हैं तो बैंक खाता क्रेडिट करते हैं। तो ये राशि वापसी की प्रविष्टि है। ठीक है, आवेदन के पश्चात, आवेदन की दोनों प्रविष्टि करने के पश्चात हमको क्या करना होता है, ये वापस की भी प्रविष्टि हमको करनी होती है। आवेदन की 2 प्रविष्टियां करने के बाद पैसा प्राप्त और पूंजी में हस्तांतरण के पश्चात हमको क्या करना होता है, वापसी का भी प्रविष्टि करना होता है। तो यहाँ पर वापसी का हम प्रविष्टि कैसे करते हैं, आवेदन को डेबिट करते हैं, जब पैसा प्राप्त किया तो आवेदन को क्रेडिट किए थे, आज जब पैसा वापस करेंगे तो आवेदन को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको ये प्रविष्टि नहीं करना है क्योंकि हम रोकड़ खाता खोल रहे हैं, ठीक ना। तो सीधे हम रोकड़ खाते में जाएंगे, क्या लिखेंगे, समता अंश आवेदन खाता को, बैंक को क्रेडिट किए हैं, बैंक के क्रेडिट साइड जाएंगे, समता अंश आवेदन खाता को 1,00,000 रुपए हमने वापस किया है। 20,000 आवेदकों के लिए 5 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए तक वापस कर दिया। ठीक है, तो हमने 3 प्रविष्टियां देख ली, आवेदन की, आवंटन की और उसके बाद राशि वापस करने की। अब हम चलते हैं प्रथम याचना में। तो प्रथम याचना भी वैसा होगा, पहले प्राप्य मतलब कि पूंजी वाली प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रोकड़ से यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। तो पहले हम इसकी पूंजी वाली प्रविष्टि को देखते हैं, ठीक ना। तो आप देखिएगा, ये हमारा प्रथम याचना का पूंजी वाली मतलब दे वाली प्रविष्टि है। तो वैसे ही प्रथम याचना को डेबिट करेंगे और पूंजी को क्रेडिट कर देंगे। समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता याचना खाता डेबिट नाम, ठीक है, समता अंश पूंजी खाता से। कंपनी 4,00,000 अंश निर्गमित कर रही है 2 रुपए के हिसाब से। हमारा प्रथम याचना 2 रुपए का है, प्रथम अंतिम याचना 2 रुपए का है, 5, 3, 2 रुपए के हिसाब से 8,00,000 रुपए होता है। कंपनी बताएगी कि समय आ गया, 8,00,000 रुपए प्राप्त होगा। 4,00,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति प्रथम याचना राशि प्राप्य, समय आ गया, ठीक ना। अब इस राशि को हम प्राप्त करते हैं, बैंक वाली प्रविष्टि हम करेंगे अब। ठीक है, तो अब हम बैंक वाली प्रविष्टि करेंगे। आप देखिएगा, पैसा राशि प्राप्त होगा, बैंक खाता डेबिट, राशि प्राप्त होगा, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाते के डेबिट साइड जाएंगे, ठीक है, बैंक खाता डेबिट, बैंक के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता खाते से। अब थोड़ा सा इसके भी कैलकुलेशन को हमको देखना होगा। क्या है कि यहाँ पास भी वो जो 400 अंश जो रखा हुआ था, उसने क्या किया, उसने यहाँ पास भी दोनों का आवंटन का भी पैसा नहीं दे रहा, प्रथम याचना का भी पैसा नहीं दे रहा। तो प्रथम याचना में भी क्या हो रहा है, कॉल्सन एरियर्स आ रहा है। मगर इसमें थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन आसान हुआ क्योंकि अब हम पूरा समायोजन कर चुके हैं, पूरा समायोजन हम कर चुके हैं। अब हमको जो पिछले में हम निकाले थे वैसा कैलकुलेशन हमको नहीं करना होगा, सीधा सिंपल से हमको कैलकुलेशन करना होगा। आप देखिए इस कैलकुलेशन को, तो देखिएगा प्रथम याचना में 4,00,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 8,00,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए। मगर इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति 400 अंश रखा हुआ है, 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं देगा, 800 रुपए नहीं देगा। यहाँ पर देखेंगे पूरा कैलकुलेशन, पूरा एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसलिए हमको सीधा सिंपल से निकालना है कि इस व्यक्ति से भी 2 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा जाएगा क्योंकि इसका पूरा पैसा एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इससे पैसा मांगा गया 1,200 हो रहा था, मगर 500 रुपए इसका एडवांस में था, इसलिए 700 रुपए से मांगा गया, वो नहीं दिया। ठीक है, फिर कंपनी ये नहीं दिया, ठीक है, फिर भी कंपनी से क्या करी, प्रथम याचना में फिर से पैसा मांगती है कि प्रथम याचना का पैसा दे दीजिए, ठीक ना। प्रथम याचना का 2 रुपए के हिसाब से पैसा मांगती है, 800 रुपए नहीं देता है, ठीक ना। तो कितना प्राप्त होगा, 8,00,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए, 800 रुपए नहीं प्राप्त होगा, तो 7,99,200 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो हमको बैंक में इसको दिखाना है, जो हम राशि प्राप्त करेंगे बैंक में कितना दिखाएंगे, जो राशि प्राप्त करते हैं उसी को बैंक में, एक्चुअल में जो अमाउंट प्राप्त करेंगे उसी को बैंक से दिखाया
जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिएगा अब हम रोकड़ खाते में है, ठीक ना। तो समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से बैंक खाता डेबिट, समता अंश बैंक खाता डेबिट, इसके डेबिट से हटाए, समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से 7,99,200 रुपये। तो ये हमारी प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने की भी प्रविष्टि होगी। हमने इसकी पंजी प्रविष्टि को भी देखा और रोकड़ पुस्तक में भी हमने इसकी प्रविष्टि को देखा। अब ठीक है, कंपनी ने तीनों चीजें ही मांग ली, आवेदन कर लिया, आवंटन कर लिया और प्रथम याचना भी कर लिया। अब एक व्यक्ति जो 400 अंशों पर अपना पैसा नहीं दे रहा था, कंपनी क्या करेगी, उसके अंशों को हरण करेगी। तो अब हमको हरण करने की प्रविष्टि करना है। तो हरण करने की प्रविष्टि आप देखेंगे, हरण करने की प्रविष्टि क्या है। हरण करने की प्रविष्टि बैंक वाली प्रविष्टि नहीं है, वो क्या है, सीधे सीधे हरण की प्रविष्टि, इसमें कोई बैंक नहीं आ रहा। तो हमको इसको करना पड़ेगा, पंजी प्रविष्टि में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। जैसे 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 हम पहले कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। अंश पूंजी को डेबिट करके क्लोज करेंगे, जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसको हरण खाते में डाल देंगे, जो राशियां नहीं प्राप्त हुई हैं उसको क्रेडिट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो 400 अंशों को हरण किया जा रहा है, 400 अंशों को, और इसका अंकित मूल्य 10 रुपए, पूरा कंपनी ने 10 रुपए तक, मतलब इसके 10 रुपए तक इसकी पूंजी बना दी है, अंतिम तक इससे पैसा मांगा है। प्रथम याचना का पैसा मांगा, प्रथम याचना बोलो, ठीक ना। आवेदन का पैसा, आवेदन से पूंजी बन चुकी है, आवंटन से पूंजी बन चुकी है और प्रथम याचना से भी पूंजी बन चुकी है, मतलब तीनों से इसकी पूंजी बन चुकी है। यानी पूरे 10 रुपए से इसकी पूंजी बन चुकी है। तो 10 रुपए से इसकी पूंजी को समाप्त किया जाएगा। 400 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए होता है इसका पूंजी का। अब इस 4,000 रुपए हो गया, ठीक है, इससे पूंजी के रूप में 4,000 रुपए मांगा गया था, इसने कितना पैसा दे दिया। तो आप देखेंगे कि इसने केवल आवेदन का पैसा दिया है, ये आवंटन से पैसा नहीं दे रहा, आवंटन और प्रथम याचना दोनों का पैसा नहीं दे रहा है। मगर क्योंकि यहाँ पर जो है वो अधि अभिदान का है, इसने 500 के लिए आवेदन किया था और आवेदन जो है वो 5 रुपए के हिसाब से था। इसने 500 के लिए आवेदन किया था, 5 रुपए के हिसाब से इसने 2,500 रुपए दे दिया है, जबकि इसको दिया 400 ही गया है, मगर इसने 500 के लिए आवेदन किया था। तो हमको देखना क्या होता है, हमको देखना होता है कि एक्चुअल में हमने इससे कितना राशि प्राप्त किया है। जितनी राशि प्राप्त की उसी को हम हरण करते हैं। तो इसने 500 पे आवेदन करके 5 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए दे दिया। 4,000 में इसने 2,500 रुपए दे दिया है। बाकी आपने अवशिष्ट याचना देखा था, 700 रुपया आवंटन का और 800 रुपया प्रथम याचना का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में, आपने कैलकुलेशन जब हमने किया है तो हमने यहाँ पर देखा था ये 700 रुपये इसका, यहाँ पर ये निकला था 700 रुपये इसका, 700 रुपये यहाँ पर, ठीक है। आवंटन का अवशिष्ट और प्रथम याचना का अवशिष्ट 800 रुपये। अवशिष्ट याचना आवंटन पर 1,200 रुपये हो रहा था, 500 रुपये एडवांस में, 700 रुपये यहाँ और 800 रुपये प्रथम याचना पर, ठीक है। तो देखिए, तो हरण इसकी राशि किया जाएगा, 2,500 रुपये राशि इससे प्राप्त हो चुकी है, 2,500 रुपये हरण कर लिया जाएगा। आवंटन पर कितना नहीं प्राप्त किया, 700 रुपये नहीं प्राप्त किया, आवंटन वापस लिख देंगे, समता अंश आवंटन खाता से जितनी राशि नहीं प्राप्त होती जिस पर हम उसको क्रेडिट करते जाते हैं। तो आवंटन पर पैसा नहीं प्राप्त हो तो सीधा सीधा लिखेंगे समता अंश आवंटन खाता से 700 रुपये प्रथम याचना पर नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 800 रुपये। आप सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 4,000 रुपये आ जाएगा। 4,000 अंशों को हरण किया गया। तो ये हमारी हरण की भी प्रविष्टि हो गई, उस 400 अंशों का हमने हरण कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं हरण के पश्चात पुनर्निर्गमन पर। तो पुनर्निर्गमन क्या है कि पुनर्निर्गमन जैसे ही करेंगे, यानी कि अंशों को दोबारा बेच रहे हैं, जैसे ही दोबारा अंशों को दोबारा बेचेंगे तो क्या होगा, वहां पास पैसा प्राप्त होगा। बैंक वाली प्रविष्टि है, तो बैंक वाली प्रविष्टि, क्योंकि हम रोकड़ पुस्तक बना रहे हैं तो बैंक वाली प्रविष्टि हमको नहीं करना है। आप यदि पुनर्निर्गमन करते, यदि आपको रोकड़ पुस्तक नहीं बनाने बोलता, तो हम जब पुनर्निर्गमन करते तो किस तरह की प्रविष्टि करते हैं हम, जब हमको रोकड़ पुस्तक नहीं बनाने बोलता तो हम इस तरह प्रविष्टि करते हैं, ठीक है। यानी कि 9 रुपए के हिसाब से 400 अंशों को 9 रुपए के हिसाब से 10 रुपए अंकित मूल्य है, मगर 9 रुपए से क्या किया गया, उसको पुनर्निगमन कर दिया गया। तो राशि प्राप्त करते बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 9 रुपए प्राप्त करते, जहां पर अंकित मूल्य 10 रुपए है, 10 रुपए प्राप्त होना चाहिए था, 1 रुपए नहीं प्राप्त होगा तो 1 रुपए की हानि हो गई। तो इस हानि को कहां से कवर करते, हरण से, जो हमने जब्त किया था राशि 2,500 रुपए, उससे इसको हरण कवर करते। तो यहाँ पर हरण को हमने क्रेडिट किया तो यहाँ पर डेबिट कर देते, अंश हरण खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से 3,600 रुपये, 400 अंशों पे 9 रुपए के हिसाब से 3,600 रुपये प्राप्त करते,
400 रुपये नहीं प्राप्त करते। आप देखेंगे 4000 से, क्योंकि पूंजी हमारी 4000 से 4000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था, 4000 ना प्राप्त होकर 3600 रुपये प्राप्त हुए, 400 रुपये की हानि हो रही है। इस 400 हानि को कहाँ से बियर करते हैं? इस 2500 रुपये से। ये प्रविष्टि कब होती है? जब हमको रोकड़ पुस्तक नहीं बनाने बोलता। तो अभी आपको इस प्रविष्टि को नहीं देखना है, अभी मैं जो बताऊंगा वो प्रविष्टि को आपको देखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बैंक वाली क्योंकि हमको बैंक वाली प्रविष्टि यहाँ पर नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, केवल ये हरण और अंश पूंजी के हम करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारा 400 रुपये की जो प्रविष्टि है वो छूट जाएगी। जो हरण से हमको कवर करना है ये 400 रुपये, इसमें से वो प्रविष्टि हमारी छूट जाएगी। इसलिए जब भी आप हरण करते हैं और हरण करने के पश्चात पुनर्निगमन कर रहे हैं और उस पर पुनर्निगमन जो है हानि पर है, मतलब कि कुछ छूट देकर आपने किया है, तो आपको क्या करना होगा, बैंक अगर आपको रोकड़ पुस्तक बनाने बोल रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, हरण और अंश पूंजी की प्रविष्टि यहाँ पर करनी होगी। केवल हरण जो हम बियर कर रहे हैं यानी जो कवर कर रहे हैं उसी से हमको 400 रुपये हमको हानि हो रही है। जहाँ पर 4000 रुपये जब आपने पुनर्निर्गमन किया तो जहाँ पर 4000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था, जहाँ पर 4000 रुपये प्राप्त हुआ वहाँ पर 3600 रुपये प्राप्त हुआ, 400 रुपये क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ पर हमको ये 400 हानि की जो हरण से हम कवर कर रहे हैं इसकी प्रविष्टि हमको यहाँ पर करनी होगी। बैंक वाले नहीं करनी होगी, मगर ये 400 रुपये की हमको करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये किया हुआ है। तो आप देखिएगा केवल ये क्या है, हरण की कवर करने की, यानी कि जो हम समायोजन कर रहे हैं, जो हमको हानि हुई है वो हानि को हम हरण से समायोजन कर उसकी प्रविष्टि है केवल, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है। तो हम जब हम अंशों का निर्गमन पुनर्निगमन करते हैं तो बैंक खाता डेबिट, अंश हरण खाता और समता अंश पूंजी खाता से। तो यहाँ पर बस केवल इसको प्रविष्ट किया जाएगा और केवल इस अमाउंट से 400 से प्रविष्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे अंश हरण खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से 400, अंश हरण खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 400 अंशों को 9 रुपये प्रति पूर्ण पुनर्निगमित किया गया। तो ये हमारा पुनर्निगमन का हो गया। केवल जो हरण की राशि से हम जिसको समायोजन करते हैं उसी की केवल हम प्रविष्ट करेंगे, बैंक वाली प्रविष्टि नहीं करेंगे। बैंक वाली प्रविष्टि हम कहाँ करेंगे, बैंक वाली प्रविष्टि हम बैंक में जो रोकड़ पुस्तक बनाए वहां से करेंगे। तो आइए देखिए इसका, ये हमारा बैंक वाली प्रविष्टि, ठीक ना। तो आप देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप समता राशि प्राप्त कर रहे हैं समता अंश पूंजी खाता से। समता अंश पूंजी खाते को हमने क्रिएट किया है, बैंक खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। तो बैंक खाते के डेबिट से जाएंगे, लिखेंगे समता अंश पूंजी खाता से 3600 रुपये जो प्राप्त किया, ठीक है। कितना, 400 अंशों पर 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 3600 रुपये प्राप्त किया गया। ये राशि प्राप्त की है। प्रविष्टि क्या होती, बैंक खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से, ठीक है। 3600 रुपये यहाँ पर 3600 रुपये हमने दिखा दिया। और जो 400 रुपये की हानि हो रही थी उसको हम हरण में यहाँ पर लिखते हैं, हरण 400 रुपये, तो उसको हमने वापस पंजी प्रविष्टि में करके रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये अलग प्रविष्टि है, ठीक है। तो बैंक वाला बैंक में और हरण वाली प्रविष्टि जो है वो पंजी प्रविष्टि में की जाएगी। तो ये हमारा पुनर्निगमन का प्रविष्टि हो जाता है रोकड़ पुस्तक से। तो हमने पुनर्निगमन का भी प्रविष्टि देखा। पुनर्निगमन के पश्चात हमको एक और प्रविष्टि करनी होगी पूंजी संचय की, मतलब कि जो राशि हरण की राशि जो शेष बच जाती है, अधिक के बच जाती है, ठीक है। जो हमने जब्त किया था पैसा 2500 रुपये, उसमें से 400 रुपये तो हमने यूज कर लिया। अब बाकी का जो पैसा 2100 रुपये बच जाता है, 2500 में 400 घटाएंगे तो 2100 रुपये शेष बच जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी राशि को पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया। क्यों, क्योंकि पूरे अंशों को पुनर्निगमित कर दिया गया है। 400 अंशों को जब्त किया था, पूरे अंशों को पुनर्निगमित कर दिया गया है, इसलिए जितनी भी हरण की राशि वो पूरी की पूरी पूंजी संचय में हस्तांतरित हो जाएगी। तो अंश हरण खाता डेबिट, यहाँ पर देखेंगे हरण क्रेडिट करके चालू है, डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे और इसकी शेष राशि जो 2100 रुपये बची हुई है कटने के पश्चात उसको पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अंश हरण खाता डेबिट और पूंजी संचय खाता से 2100। तो शेष हरण राशि पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित। तो ये हमारा ये 19वां नंबर का सवाल था। इस सवाल में हम रोकड़ पुस्तक बना रहे थे, ठीक है। तो इस सवाल में मैंने आपको रोकड़ पुस्तक बनाकर बताया कि जब भी आपको सवाल रोकड़ पुस्तक बनाने के बोल दे, हरण का मैटर है और रोकड़ पुस्तक बनाने के बोल रहा है, तो हम इस तरह इसकी प्रविष्टियां करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
जिससे क्या हो कि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं और वीडियो लाता रहूँगा, तो आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।